हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियस का। और आज हम लोग जितना भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं उन सब टॉपिक्स पर मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग टाइप के जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे तो हम लोग इस क्वेश्चन में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं सब पर हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, बट अगर कुछ और क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टाइप के तो उनको भी प्रैक्टिस कर लिया जाए ताकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस छूटने का कोई भी चांस ना रहे। ठीक है। और फिलहाल ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। बट स्टार्ट करने के पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, नीट का पेपर बच्चों ने दिया और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इस चैनल पे अलग अलग टाइम पर जो भी अलग अलग लेक्चर्स करे हैं उन लेक्चर्स में अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो मैंने उन क्वेश्चंस को मिलाया और देखा तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में जो कल पूछे गए थे उनके सारे सिमिलर क्वेश्चंस, मोर देन 50% बात कर रहा हूँ मैं, उनके सारे सिमिलर क्वेश्चंस इस चैनल पे अलग अलग वीडियोस में तुमको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर जिन बच्चों ने पूरे अलग अलग लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा, उनमें जो क्वेश्चंस मैंने कराया उन क्वेश्चंस को देखा होगा और उन पर कुछ प्रैक्टिस करी होगी तो उनको डेफिनेटली फ़िज़िक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत बच्चों के रिस्पॉन्स भी मिले कि सर फिज़िक्स में तो केमिस्ट्री का तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट फिज़िक्स थोड़ा सा इजी और मॉडरेट के बीच में ही था। तो जो बच्चों ने भी अच्छे से क्लास करी होगी और जो स्ट्रैटेजी बताई गई, जो अप्रोच मैंने सिखाया तुमको, जितने भी लेक्चर्स किए, जो टॉपिक्स पढ़े उनको अगर ध्यान से देखा होगा, उस अप्रोच को फॉलो किया होगा, उस मेथड को फॉलो किया होगा तो उनके क्वेश्चंस ज़रूर बने होंगे और अच्छे खासे बने होंगे। तो कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स मुझको देखने को मिले भी कि सर क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और फिज़िक्स का सेक्शन बहुत अच्छा गया है। केमिस्ट्री में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई है बट ये सिर्फ कुछ बच्चों की बात नहीं है, बहुत बच्चों का कहना है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर था, बायो वाज फाइन, फिज़िक्स वाज फाइन। तो ऐसा होता है कि तीनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन कभी कभी थोड़े से मुश्किल आते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एंड हमने अपना बेस्ट दिया है। अब हमको रिज़ल्ट का वेट करना है और वेट करना है मगर बैठना नहीं है, क्योंकि नीट ख़त्म हो चुका है, जेईई मेंस ख़त्म हो चुके हैं और जो अगला टारगेट हमारा वो है CUET। तो जो बच्चे भी नीट और CUET दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या जो सिर्फ CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनको रेस्ट में नहीं बैठना है, रिलैक्स नहीं होना है। अब फिर से तुमको लग जाना है अपने अगले एग्जामिनेशन की तरफ, दैट इज़ CUET। तो CUET एग्जामिनेशन में हम लोग बच्चों जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे उस सीरीज़ में आज हम लोग एक लेक्चर भी और करेंगे। जैसा कि तुमको बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पर्पस यही है। इतने ढेर सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ तुमको, उनका पर्पस सिर्फ इतना ही सा है कि अगर इस सेक्शन से कहीं पर कोई क्वेश्चंस बनता हुआ मिले तो उसको टच करना है, उसको सॉल्व करना है और करके आना है। तो और बिलीव करो, अगर जिन बच्चों ने पूरा अच्छे से जितना भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अलग अलग लेक्चर में, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चंस जो करवाए हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया तो बिलीव करो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस अगर आएगा तो छूटने नहीं पाएगा। ठीक है। तो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एक टॉपिक के लेक्चर को वो ध्यान से देखना है और अगर कोई लेक्चर्स पीछे छोटे हैं तो उसको समय निकाल के जल्दी से पूरा करना है। ठीक है। चलो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम लोग। हमारा भी नीट एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है, हमारा काम भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगला जो हमारा क्लास है आज का लेक्चर नंबर 8, उसका फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है जो कि जेईई 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं ताकि कुछ बच्चों को ये चीज़ देखकर लगे कि यार वो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो हम कर पाएंगे कि नहीं, उनका लेवल क्या होता है, वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है कि नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो क्या ही फ़ायदा है पढ़ने का। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको चेक भी तो करना होगा कि यार क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। मेन उद्देश्य तो यही है, क्वेश्चन सॉल्व हो, वही तो मेन पर्पस है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज इज 6561। यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज का फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, हल्का से मैं बताऊं तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज ये फर्स्ट 2 3, तो बामर सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से होता है, सेकंड ऑर्बिट में होता है। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, 3 से 2, ठीक है। तो 3 से 2 का जो ट्रांजिशन है, संक्रमण है, उसी का वेवलेंथ दिया है 6561 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड, याद रखना सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ He+ स्पेक्ट्रम। ये भी हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, और हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के बामर सीरीज का दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो फाइंड करना है वो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, बामर सीरीज की है मगर हीलियम प्लस की है। तो मतलब कहने का ये हुआ, अगर मैं हीलियम प्लस का बनाऊं तो ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 3 से 2 में आता है तो कहते हो सर बामर का पहला स्पेक्ट्रल लाइन। 4 से 2 में आता है तो कहते हो बेटा बामर का सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। तो यही हमसे पूछा गया 4 से 2 का, इसको हटा दे रहा हूँ बस तुमको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका वेवलेंथ दिया है बच्चों 6561 एंगस्ट्रॉम, और इसका वेवलेंथ हमसे पूछा गया है। ये है तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, और ये है तुम्हारा हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। प्योर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे देखो, तो फॉर हाइड्रोजन 1/λ, अच्छा फॉर्मूला क्या था, 1/n = RZ², 1/n1² - 1/n2², इतना पढ़ा हम लोगों ने। तो 1/λ हाइड्रोजन के लिए 6561 कर दिया, RZ की वैल्यू क्या होगी 1, और बामर का फर्स्ट, बामर का फर्स्ट मतलब 3 से 2, ठीक है, बामर का फर्स्ट 3 से 2, तो 3 से 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 - 1/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5R/36। ये तो हो गया हाइड्रोजन के जो दिया था। अब बामर का ही He+ में सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, तो बामर में सेकंड ऑर्बिट में आना चाहिए, मगर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है 3 से 2, सेकंड क्या होती है 4 से 2। तो 1/λ लैम्डा डैश मान लो RZ²। हीलियम प्लस के लिए Z कितना होता है बेटा 2, तो 2 कैसा करूँगा तो कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4R, एंड 1/n1² 1/4 - 1/n2² 1/16, तो कितना हो जाएगा ये 4R एंड 16 - 4, ये एलसीएम 16, तो कितना हो जाएगा ये 4 - 1, तो 4R × 3, 4R × 3/16, तो कितना हो जाएगा 3R/4, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये तो ऊपर निकल जाएगा, तो लैम्डा डैश बाई 6561 उधर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5R/36, और ये पलट कर हो जाएगा 4/3R, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स खाली हो रही है। तो R से R तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 4 × तुम्हारा 5 × 9 × 3 किया तो 27। तो अगर यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड किया जाए तो 5 × 6561 डिवाइड बाई 27, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से डिवाइड करते हैं एक बार, ये हो गया 9 और 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 26, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 = ठीक है। 9 से डिवाइड करूँ हो जाएगा शायद, कितना आएगा 9 × 2 = 18, ठीक है। ये 5 बचा है, भूलना नहीं। 9 × 2 = 18, 2 बच गया, नहीं 3 बच गया 38, तो 9 × 4 = 36 और 27 × 3 और × 5 तो बचा ही है, ठीक है। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 3, 5 1 5 4 =
1 2 5 2 जा 10 2 1215 एंगस्ट्रॉम। तो 1215 एंगस्ट्रॉम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस केवल 5 मिनट का कैलकुलेशन था। हालांकि 5 मिनट में करना नहीं होगा, तो उनके सब चीज़ें बहुत जल्दी करनी होगी 1 मिनट से कम समय के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेशन भाई मुझको समझाना है तो मैं तो वक्त लूँगा ही, मगर तुमको एग्ज़ाम में करते समय बहुत सारे स्टेप्स काटने होंगे। मैं तो तुमको समझाऊंगा तो मैं 10 बार फॉर्मूला लिखूंगा। अब तुम एग्ज़ाम में फॉर्मूला नहीं लिखोगे, तुम एग्ज़ाम में सीधे इस इक्वेशन पे आओगे और फटाफट सॉल्व करोगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को हमको स्पीड देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जल्दी कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ तुरंत बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द मैक्सिमम वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट रीजन इज 122 नैनोमीटर। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रीजन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे। लाइमन सीरीज़ की जो वेवलेंथ होती है वो सारी की सारी वेवलेंथ बच्चों अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। तो अगर मुझको कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट रीजन की कोई वेवलेंथ है तो पक्का वो लाइमन सीरीज़ की होगी। और कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ है। हम लोग इस बात को समझते हैं, ऐसे पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर दिमाग में बनी हो फिगर तो और अच्छा होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे टाइम को मत काउंट करें कि सर कितने समय में करें। सर को बहुत बच्चों को समझाना है, तो सर पूरा वक्त लेंगे। तुम देखो कि तुम कितना जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। तुम देखो कि ये फिगर क्या हमें बनाने की ज़रूरत है, क्या ये फिगर माइंड में बना के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते करिए। ऑफकोर्स करना होगा। सर को तो मत देखो, सर को तो पूरे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो तो पूरा विधिवत समय लेंगे ही लेंगे। अपना देखो तुम कितने में कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है 27, 37, 47 एंड सो ऑन। मैक्सिमम वेवलेंथ कह रहा है कि भाई मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन। हम लोग इस बात को जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो लैम्डा मैक्सिमम होने का मतलब ये वर्क एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो लाइमन में मिनिमम एनर्जी मतलब कौन सा ट्रांजिशन होगा, 27। तो ये जो लैम्डा होगा वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम इन अल्ट्रावायलेट। यही हमको दिया है 122 नैनोमीटर। तो क्लियर है। तो 2 से 1 का जो ट्रांजिशन है वो दिया है 122 नैनोमीटर, जो कि लैम्डा मैक्सिमम है इन अल्ट्रावायलेट। पराबैंगनी प्रकाश हिंदी में कहते हो। ये तो दिया है। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द मिनिमम देखो मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है। किसका, इंफ्रारेड रीजन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका मैक्सिमम उसका मिनिमम, इसका मिनिमम उसका मैक्सिमम, तो पहचान होना चाहिए ना। अब इंफ्रारेड रीजन मतलब अवरक्त प्रकाश हिंदी में कहते हो। स्टार्ट कहाँ भाई, लाइमन तो यूवी में आता है और बामर तो विजिबल में आता है। जो लाइमन बामर के पाश्चन आता है वो होता है इंफ्रारेड में। तो इंफ्रारेड मतलब पाश्चन सीरीज की बात हो रही है, और उसमें भी क्या, लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम। तो पाश्चन में मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से कहाँ हो सकती है, इनफाइनाइट से 3। ये तो कन्फर्म है कि लाइमन में फर्स्ट में आता है, बावर में 2 में होता है, पाश्चन में 3 में होता है। तो पाश्चन में ट्रांजिशन में 3 से होता है, मगर लैम्डा मिनिमम पूछा है तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट से 3। ये लैम्डा मिनिमम है जो कि तुमसे पूछा गया है इन इंफ्रारेड। लैम्डा मिनिमम इन इंफ्रारेड ये हमसे पूछा गया है। तो ओवरऑल में क्या करना पता है, बस ट्रांजिशन का नंबर चेक करना होता है। तो ट्रांजिशन का नंबर जो दिया है वो 2 से 1 है, और जो पूछा है वो इनफाइनाइट से 3 है। बस लगा दो फॉर्मूला, और दोनों हाइड्रोजन के तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला जो होता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मैं 10 बार लिखूंगा इस फॉर्मूले को, मेरे ऊपर मत जाना। तुमको नहीं लिखना है, तुम क्वेश्चन कर तो तुम नहीं लिखोगे, लेकिन मैं तो लिखूंगा इसको। तो 1/λ जो दिया है वो कितना है 122।
इज इक्वल टू आर, जेड तो खैर 1 ही हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/4, तो कितना हो गया बच्चों 3r/4 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो पूछा है वो पास्चन का है, तो 1/लैम्डा डैश इज इक्वल टू आर, पास्चन का लैम्डा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम इनफाइनाइट से 3, तो 1/3 का स्क्वायर 9, 1/∞ कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये r/9। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो लैम्डा डैश इक्वेशन नंबर 2 हो गया, डिवाइड करोगे लैम्डा डैश ऊपर निकल जाएगा, लैम्डा डैश बाई 122 इज इक्वल टू 3r/4, और ये पलट के हो गया 9/r। ठीक है, r से r कैंसिल, यू गॉट 27/4, तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 इंटू 122 डिवाइड बाई 4, तो 27 इंटू 122 को 4 से डिवाइड करूँ तो 4 3 जा ये हो जाएगा 0.5 आएगा, मेरे 30.5 आएगा। अब 30.5 इंटू 27, अच्छा 30 इंटू 30 तो कितना आता, 900 के आसपास आता, अंदाज बता रहा हूँ, तो 900 के आसपास आता, लेकिन 900 थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, अब 900 थोड़ा सा कम तो मतलब ये दोनों वैल्यू आ रही है, एक अंदाज बता रहा हूँ कि अगर चाहो तो कभी भी ऐसा कह सकते हो, अरे यार 30 होता तो 30 करते 900 आता। ठीक है, तो 900 तो नहीं है, तो 900 तो नहीं है, मतलब 9 से कुछ कम होगा, तो 900 से कम में 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब करके देखना होगा, वैसे करके देखे ना, इसको करके चेक करोगे अप्रॉक्सीमेटली 823 नैनोमीटर आंसर इसका आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 823 नैनोमीटर। मगर कभी के फ़ायदेमंद होता है, अब हो सकता है कि अगला वैल्यू 900 के बहुत ऊपर था, जैसे कि ये दोनों कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 900 से कुछ कम ही आएगा। हो सकता है ये भी 900 से ज़्यादा होता, तो तुम्हारा एक ही बार में आंसर आ जाता। तो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो काम तुम्हारा और आसान रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 823 नैनोमीटर इंफ्रारेड रीजन का लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि जस्ट कैलकुलेशन की बात थी और कुछ खास था नहीं इसमें। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं। टू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो जेईई मेंस 2030 में आया क्वेश्चन, देखते क्या कर रहा है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटम नंबर n टू क्वांटम नंबर n-1। सिंपल सी बात कर रहा है कि किसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्वांटम नंबर n से क्वांटम नंबर n-1 में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस और यहाँ पर एक बात कह रहा है कि इफ़ n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, अगर मान लो कि n की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऑर्बिट बहुत ऊपर का है, ग्राउंडेड स्टेट से बहुत ऊपर है, n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू। इमिटेड, अब इस ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो n के किस पावर पे डिपेंड करेगा, n पर कैसे डिपेंड करेगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, बशर्ते n की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला पढ़ा है 1/लैम्डा इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो दोनों तरफ हम लोग c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c/लैम्डा इज इक्वल टू c इंटू आर, एंड 1/n1 स्क्वायर इज n-1 लोअर ऑर्बिट, और n2 इज हाई एनर्जी ऑर्बिट n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया c से, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी c इज इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा। तो c वैसे भी कांस्टेंट है तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो c/लैम्डा क्या हो गया न्यू, और इज इक्वल टू r इंटू सी, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू r इंटू सी, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए, n स्क्वायर माइनस बाहर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा प्लस 2ab, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा आर इंटू सी और 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या एन स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर भी है, नो डाउट। अब अगर n की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है तो 1 को नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ऊपर क्या बचेगा 2rc इंटू 2n, और नीचे क्या बचेगा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन टू पावर 4, तो नीचे क्या बचेगा तुम्हारा 4rc बाई क्या बचेगा एन क्यूब। ठीक है, तो मिल गया हमको कि न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी 1 बाई एन क्यूब के क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, मगर जो भी है तुम्हें देखना हो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, जल्दी करो, क्वेश्चन फोर्थ की तरफ तुरंत चलेंगे। ठीक, जल्दी। क्वेश्चन फोर्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2014 का पूछा क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान से इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 लोगों की बात हो रही है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, He+ एंड लिथियम प्लस प्लस। सबसे पहली बात तो इन चारों में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए तो Z=1 होता है। बाई ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, Z=1 होगा। He+ में Z=3 पुट करना, सॉरी Z=2 पुट करना होगा, और लिथियम प्लस में Z=3। इस बात का ध्यान रख लो पहले। ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, हम सबको पता है इन सभी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं सारे। एंड कंसीडर अ ट्रांजिशन फ्रॉम n to 2 n=2 to n=1, 2 से 1 में ट्रांजिशन को हमको कंसीडर करना है। और कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन आर दिस एंड दिस, और चारों में जो फोटॉन एमिट होगा उसका हमें वेवलेंथ दे रखा हुआ है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है हमको पता करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/λ=r z², 1/n1² माइनस 1/n2²। हमें इन चारों में रिलेशन फाइंड करना है। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये ड्यूटेरियम, ये He+, ये लिथियम प्लस प्लस। तो 1/λ=r की वैल्यू अगर हम लोग कांस्टेंट है, z अलग अलग है छोड़ दो, n1 n2 सबके लिए सेम है, तो 1/1² माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा ये rz², और 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 3/4। तो λ क्या आ जाएगा 4/3rz²। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब ये तो कन्फर्म है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए z की वैल्यू सेम है, तो ये तो कन्फर्म है कि λ1 λ2 होगा। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए z सेम है। अब अगर मैं He+ की बात करूं तो λHe+ मतलब λ3 की बात हो रही है, तो 4/3। अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी होगी अगर मैं z=1 यहाँ पुट कर दूँ फॉर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तो वैल्यू कितनी आएगी 4/3r आ जाएगी। अब मैं He+ की बात करूं तो यहाँ z के बदले 2 पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4/3r तो λ1 की वैल्यू थी, तो इसको हम कह सकते हैं λ1/4 कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। तो क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया λ1 4λ3। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर λ4 निकालना चाहें तो λ4 के लिए z के बदले क्या रखना पड़ेगा हमको 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3r इंटू 9। अब 4/3r की वैल्यू कितनी है, अगेन 4/3 λ1 है, तो उसको बोल सकता हूँ मैं λ1/9। तो यहाँ से λ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू λ4। तो
तो मिल गया रिलेशन, क्या मिल गया कि λ1 इज इक्वल टू λ2 होगा और ये λ1 किसके इक्वल होगा 4 λ3 और यही λ1 इक्वल होगा 9 λ4। तो कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। λ1 λ2 बराबर होगा और 4 λ3 इज इक्वल टू 9 λ4 होगा। ठीक है, तो मेयर कैलकुलेशन था, बस ध्यान रखना था ट्रांजिशन सबका सेम है और आर और जेड की वैल्यू जो भी है वो मैंने, आर तो खैर कांस्टेंट है और जेड की वैल्यू जो थी रख करके रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डू इट। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ हमको 20 मिनट दी हुई है। अच्छी बात है, बहुत देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको, लग रहा है बहुत बड़ा है, बस 10-15 सेकंड में इसका आंसर आएगा। द टाइम ऑफ इट्स डीके ऑफ 2/3 पार्ट इज T2। अगर शुरू की वैल्यू इसकी n0 है तो n0 से 2/3, ये रिमेनिंग नहीं 2/3 डीके वैल्यू कह रहा है, तो डीके वैल्यू जो 2/3 पार्ट है उसको डीके होने में कितना समय लगता है T2। ठीक है, और जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट है उसको डीके होने का समय कितना लगता है T1। ठीक है, तो पूछा दोनों का अंतर डिफरेंस कितना होगा। अब ये बताओ, अगर मैं मान लूँ कि 2/3 पार्ट अगर डीके हुआ है, ठीक है, तो यहाँ रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी, 1/3 पार्ट कह सकते हो। और अगर 1/3 पार्ट डीके हुआ है तो यहाँ रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी, 2/3 पार्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो क्या समझ सकते हो ना। अब ये बताओ कि इतना शुरू में था और इतनी वैल्यू हो गई, अब बताओ ये वैल्यू इसका आधा है कि नहीं, है कि नहीं, आधा देखिए, ये भाई 2/3 है, 1/3 है, तो कोई वैल्यू अगर आधा, अपनी जितनी वैल्यू है उसका आधा बचे तो वही समय तो हाफ लाइफ होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का समय कितना होगा, एक हाफ लाइफ के बराबर होगा। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 20 मिनट। सिंपल सा आंसर। इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, मगर क्यों करें जब साफ दिखाई दे रहा है हमको कि 2/3 पार्ट से 1/3 पार्ट हो गया, तो 1/3 पार्ट तो इसका आधा है ना। तो जितने टाइम में किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के वैल्यू उसके इनिशियल वैल्यू का आधा रह जाए वही तो हाफ लाइफ होता है। अगर तुम किसी सब्सटेंस का 2/3 पार्ट लिए और कुछ देर बाद वो 1/3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो वैल्यू है आधी हो गई है, जितना इनिशियल वैल्यू था उसका आधा हो गया है, तो वही तो हाफ लाइफ होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना होगा, एक हाफ लाइफ के बराबर होगा। तो सिंपल सा आंसर कितना होगा इसका, 20 मिनट्स इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, मगर ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोग फॉर्मूले के बिना भी बातों को अच्छे से समझ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5th हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से कॉपी कर लो, पहले डू इट फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जेईई एडवांस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, देखना अभी बस लिखने में लंबा चौड़ा है, बहुत सा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट अ पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड इन द लेबोरेटरी। एक लैब में क्या हुआ, एक लैब हम लोग काम कर रहे थे जिसमें कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, नाभिकीय दुर्घटना घटी और इसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। खतरनाक चीज़ है ये, डिपॉजिट होगा पता भी नहीं चलेगा, चेक करना पड़ेगा भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल लैब में जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, और जब उसका हाफ लाइफ कितना बता रहा है, जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 18 डेज है, 18 डेज है कह रहा है। ठीक है, अब इसके जब रेडिएशन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक्टिव है, तो रेडिएशन भी एमिट करेगा ये। ठीक है, और जो ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो सेफ लेवल होता है रेडिएशन को बर्दाश्त करने का ह्यूमन बीइंग के लिए, उसका 64 गुना है ये, 64 टाइम्स ऑफ द सेफ लेवल ऑफ रेडिएशन। जो सेफ लेवल हमारे लिए होता है रेडिएशन का, उसका 64 टाइम्स है। बड़ा खतरनाक है, सेफ लेवल का 64 टाइम्स है। बहुत मुश्किल है इस लैब में काम करना ऐसे तो।
लेकिन घबराओ मत, थोड़ा वेट कर लो, रेडिएशन धीमे धीमे घट भी जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मच डेज द लेबोरेटरी विल बी सेफ टू वर्क, कितने दिन बाद सुरक्षित होगा लैब में काम करना। तो भाई जब ये रेडिएशन घटते घटते अभी 64 गुना है, कुछ देर बाद और घट के हो जाएगा कम, 32 गुना एक हाफ लाइफ बाद हो जाएगा। एक हाफ लाइफ क्या होता है? जिसमें रेडिएशन आधा हो जाए। ऐसे निकाल दूँ, फटाफट निकाल दूँ। अभी 64 टाइम से एक हाफ लाइफ बाद कितना होगा? 32। एक हाफ लाइफ बाद कितना होगा? 16। एक हाफ लाइफ बाद 8, एक हाफ लाइफ बाद 4, एक हाफ लाइफ बाद 2, एक हाफ लाइफ बाद 1। तो कितना हाफ लाइफ खर्च हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 18 कर दो, तो 6 इंटू 18 करोगे तो क्या आएगा? 108 डेज इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं समझे कैसे हुआ भाई? हाफ लाइफ 18 दिन है। ये हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि एक्टिविटी आधा हो जाए। तो अभी 64 टाइम्स है, 18 दिन बाद क्या होगा? इसकी एक्टिविटी घट के आधी हो जाएगी। फिर 18 दिन बाद इसकी एक्टिविटी फिर आधी हो जाएगी। फिर 18 दिन बाद घट करके फिर आधा होगा। फिर 18 दिन बाद घट के फिर आधा होगा, फिर आधा होगा, फिर आधा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ खर्च होंगे। तो 6 इंटू 18 करोगे 108 आ जाएगा आंसर। और ऐसे भी नहीं आया तो लगा दो फॉर्मूला, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 टू पावर n पढ़ते हो। इनिशियल वैल्यू 64 गुना है, हमको 1 पे चाहिए, तो हमको 1 पे चाहिए और 64 है तो 1/2 होल टू द पावर n। तो 1/64 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 होल टू द पावर n। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ऐसे भी कर सकते हो। तो 6 हाफ लाइफ खर्च हुआ तो पूरा समय कितना होगा? 6 इंटू टी हाफ, तो करोगे तो कितना आएगा? 108 डेज आ जाएगा। तो 108 दिन इंतज़ार कर लो, 108 दिन बाद जाना, 108वें दिन 1 होगा, उसके बाद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग से काम करना। ठीक है, तो 6th इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ करेंगे, इसको कर लो पहले। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2030 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इस पूरे चैप्टर में कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। मगर जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार 2 बार अच्छे से देखना है, फिर ही कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं। तो कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ है टी। अच्छी बात है। एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? n0 है। ठीक है, और कह रहा है इन हाउ मच टाइम द रिमेनिंग वैल्यू विल बी फ्रॉम n/2 टू n/10। तो रिमेनिंग, अच्छा t इज इक्वल टू 0 पर n0 है, तो n0/2 तक जाने में समय कितना लगेगा? कैपिटल T हाफ लाइफ होगा। ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब वैल्यू हाफ हो गई तो टाइम कितना? हाफ लाइफ होगा। अब यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू n0/10 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का वक्त मुझसे पूछा गया तुमसे। ठीक है, कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में t वक्त लगता है तो यहाँ से यहाँ तक का वक्त हमसे, याद रखना कि n/2 से n0/10 का पूछा है। क्वेश्चन देख लो, इन हाउ मच टाइम द रिमेनिंग वैल्यू विल बी फ्रॉम n/2 टू n/10। तो यहाँ से यहाँ तक का तो क्लियर है भाई, आधा हो गया तो हाफ लाइफ होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो आधा नहीं है। अगर ये n0/4 होता तो फिर कह सर फिर टी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n0/10 है। कैसे निकालेंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लें, मान लो t, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का समय उसको पता ही है कैपिटल T। फिर इस t में से इस t को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू t डैश हमारा निकल जाएगा। तरीका समझ लो, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर लूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक का पता ही है, इसमें से माइनस कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। क्लियर है? कैसे करेंगे देख लो। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का निकालते हैं। तो n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t हमारा फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू कितनी रखनी है? n0/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन नॉट और ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, एन नॉट कैंसल्ड आउट और इसको ऊपर कर दूँ मैं तो 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, ई टू द पावर लैम्डा टी आएगा। दोनों तरफ लॉग ले लूँ, लॉग 10 टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर लैम्डा टी। तो log 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा टी, क्योंकि log ई तो बेस ये बेस ई पर हो रहा है, तो बेस ई पर होगा तो log ई बेस ई की वैल्यू क्या होगी वन। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या मिल गया, log 10 बाई लैम्डा। और लैम्डा और हाफ लाइफ क्वेश्चन पता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई टी हाफ। ठीक है, और 0.693 क्या होता है, log 2 होता है, और टी हाफ यहाँ क्या दिया है, कैपिटल टी। तो लैम्डा के बदले हम लोग लिख सकते हैं log 10 बाई लैम्डा के बदले क्या बोल सकते हो, log 2 बाई टी। टी ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ चला जाएगा। ये वाला टी आया है, हमें यहाँ से यहाँ का पूछा गया था। तो देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, ये पूरा वैल्यू कितना है, टी log 10 बाई log 2, ये पूरा वैल्यू, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दूँ मैं तो टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, log 10 बाई log 2 -1 कह दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी तो बाहर निकल गया और log 10 माइनस log 2 बाई log 2 हो गया। और log m माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है, log m बाई n। तो 10 बाई 2 करेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख दूँ, टी डैश विल बी कैपिटल टी तो बचा रहेगा, और log m माइनस n इज log m बाई n। तो 10 बाई 2 करने पर क्या आएगा, t log 5 और नीचे क्या आएगा, log 2। तो t log 5 बाई log 2, t log 5 बाई log 2 मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा कह सकते हो कि हालांकि नीट में है तो इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आएगी, मगर फिर भी ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स ही तो है यार। लॉग वॉग का छोटा मोटा कहानी है, लग रहा होगा लॉग इतना लॉग आ रहा है कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस हमें आना चाहिए, बाकी क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है क्या फ़र्क पड़ता है। हम खुद को प्रिपेयर रखें हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए, इसीलिए तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि कोई भी क्वेश्चन हो कर जाओ उसको। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ तुरंत चलते हैं। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो नीट 2014 का पूछा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, कैलकुलेशन कम ट्रिक ज़्यादा है। कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है एक्स होगा कोई, जिसकी हाफ लाइफ दे रखी है। ये आइसोटोप एक्स जो है वो वाई में डीके करता है और वाई स्टेबल है। तो वाई स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाई आगे जा कर के डीके नहीं करेगा, एक्स बन गया, ये स्टेबल हो गया। इन अ रॉक द रेशियो ऑफ, अब एक चट्टान है, अब हमारे पास एक चट्टान है, जो चट्टान मान लो शुरू में पूरा एक्स का बना हुआ था, पूरा एक्स का बना हुआ था। ये समय बीता गया और एक्स डीके होता गया, और किस में होता गया बदलाव, वाई में चेंज करता गया। तो शुरू में कभी x का बड़ा चट्टान रहा होगा, आज इसमें x और y दोनों है, और y कैसे बना भाई, x y में डीके किया, लेकिन पूरा डीके नहीं किया है। अच्छा मैं मान लूँ अगर इसकी वैल्यू शुरुआत में n नॉट थी और अभी जो y की वैल्यू है वो x है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो अभी बची होगी कितनी होगी, x की जो रिमेनिंग वैल्यू होगी, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ x विल बी n नॉट माइनस एक्स कह सकते हैं। भाई शुरू में पूरा n नॉट था, ये डीके किया y में, तो y की वैल्यू मैंने मान लिया x हो गई। आज y की वैल्यू x है, तो आज x की वैल्यू कितनी होगी भाई, n नॉट था जिसमें से x चेंज कर गया y में, तो अभी x की वैल्यू कितनी बची, n नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी इनकी जो बची वैल्यू है उनका रेशियो दिया 1:7। तो x की वैल्यू मतलब n नॉट माइनस एक्स
और y की जो वैल्यू है x, उसकी वैल्यू कितनी है 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 7 and 0 माइनस 7x इज इक्वल टू x, तो 7 and 0 इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7 and 0/8। तो x की वैल्यू 7 and 0/8 है और x क्या था, x वो था जो y की वैल्यू थी। तो x की रिमेनिंग वैल्यू क्या हुई, x की रिमेनिंग वैल्यू के लिए n नॉट माइनस x करोगे और x की वैल्यू कितनी आई 7 and 0/8, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा n 0/8। ठीक है, अब n 0/8 होने में कितना वक्त लगेगा, 3 हाफ लाइफ बाई n नॉट होता है, तो n नॉट से n 0/2 1 हाफ लाइफ, n 0/4 किया 2 हाफ लाइफ, उसका भी आधा किया तो 3 हाफ लाइफ, यानी कि यहाँ तक आने में 3 हाफ लाइफ खर्च हुआ होगा। तो इसका 3 मल्टीप्लाई करो तो 1.4 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 4.2 इंटू 10⁹ ये। ठीक है, तो इतना समय लगेगा उसको x से y तक आने में, और यही उसकी क्या होगी लाइफ भी होगी। एक बार फिर से बता दो कैसे क्वेश्चन किया। x जो हमारा सब्सटेंस है वो y में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x की शुरू की वैल्यू कितनी है n नॉट है। ठीक है, और y की वैल्यू आज x है, तो y की वैल्यू अगर आज x है तो आज इस x की वैल्यू क्या होगी जो शुरू में n नॉट थी और वो y में कन्वर्ट हो गया जो कि x वैल्यू है, तो n नॉट की जो x की आज वैल्यू कितनी होगी n नॉट माइनस x, और इन दोनों का रेशो कितना दिया था 1/7। तो यहाँ सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई जिसमें आ गई, और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ सब्सटेंस x आ जाएगी जो कितना होगा n 0/8। तो n 0/8 को हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर दिखाई दे रहा है कि n 0 हो तो n 0 से n 0/8 तक पहुँचने में 3 हाफ लाइफ का फासला होता है। तो 3 हाफ लाइफ का मल्टीप्लाई करो तो 1.4 थी जाए 14 थी जाए कितना होता है 42 होता है। तो 4.2 इंटू 10⁹9 ईयर्स उस रॉक की लाइफ होगी। ऑलमोस्ट पृथ्वी के लाइफ के बराबर ही है, लगभग जब से पृथ्वी बनी है तब से चट्टान आज तक मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी करो क्वेश्चन नंबर 9 अभी तुरंत करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिकेज बाई 90% इन 2 आवर्स। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो 2 घंटे में 90% तक डीके हो जाता है। अगर डीके वैल्यू है, डीके और रिमेनिंग में थोड़ा ध्यान रखना। इन हाउ मच इन 6 आवर इट्स डीकेइंग वैल्यू विल बी। 2 घंटे में 90% डीके हो जाता है, तो 6 घंटे में कितना परसेंट डीके होगा, तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं तुमको एक बार बताया था कि जहाँ पर मल्टीपल में टाइम है 2 आवर का दे रहा है और 6 आवर का पूछ रहा है, जहाँ कहीं भी मल्टीपल में टाइम है तो वहाँ पर इस तरीके का यूज़ करना। क्या तरीका है देखो, n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी फॉर्मूला होता है। अगर 90% डीके किया है तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक है, ये रिमेनिंग वैल्यू होती है, और इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 100 ई टू दी पावर माइनस 2 लैम्डा। 2 घंटे में हो गया, तो ये 0 0 कैंसल्ड आउट, तो 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया ई टू दी पावर माइनस 2 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 6 घंटे का पूछा है तो अगेन n डैश इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस 6 लैम्डा कर दो। 6 घंटे का पूछा है तो n नॉट की वैल्यू है 100 और e टू दी पावर माइनस 6 लैम्डा को 2 लैम्डा का पावर 3 बोल सकते हैं। यही देखो मल्टीपल का फ़ायदा होता है, कहीं भी मल्टीपल अगर देगा तो तुम उसका पावर बना सकते हो। और e टू दी पावर माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/10, तो कितना हो जाएगा ये 100 और 1/10 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा 100/1000। इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.1, मगर 0.1 या टिक मत लगा देना, ये n डैश रिमेनिंग वैल्यू है 0.1, देयरफॉर डीकेइंग वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर इट्स डीकेइंग वैल्यू विल बी 99.9%। 100 में से माइनस करोगे तो राइट आंसर विल बी 99.9%। ठीक है, तो कहीं मल्टीपल टाइम अगर दे, 4 दे 20 का पूछे, 5 दे 20 का पूछे,
3 दे 12 का पूछे, 3 दे 9 का पूछे, समझ जाना कि ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हो गया। 10 तुमको होमवर्क में दूंगा, होमवर्क कह रहा हूँ 10 तुमको करने को दूंगा, जिसका आंसर तुमको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो जल्दी से करो, 10th क्वेश्चन तुमको मैं तुरंत देता हूँ करने के लिए, डू इट फास्ट। अब ये क्वेश्चन बच्चों 10th है जो तुमको सॉल्व करना है, वैसे ही है। क्या इसमें देखना है, 5 डेज का तुमको दिया है कि 5 डेज में ये 80% तक डीके करता है। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट। 5 दिन में 80% तक डीके करता है, तो 20 डेज में कितना परसेंट ये डीके करेगा। तो 5 का मल्टीपल 20 है, 5 4 जा 20 होता है। उसी मेथड से करना, जैसे क्वेश्चन में 9th किया है। और इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों को मेंशन करना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, मगर स्टॉप करने के पहले फिर वही बात कहता हूँ कि देखो, नीट एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग क्लासेस में मैंने करवाए हैं, वहाँ से तुमको एकदम हूबहू वैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया है, अच्छे से सारे लेक्चर्स को देखा, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मोर देन 50% क्वेश्चंस उनको मिले हैं। तो तुमको सीख लेनी है कि CUT के एग्जामिनेशन में भी हमारे इस क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए उनको CUT में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अभी बहुत कुछ बातें करनी है रिगार्डिंग नेक्स्ट सेक्शन, रिगार्डिंग अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है, उसकी बात ही बात करेंगे, मगर थोड़ा सा समय लेते हुए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को देख लो, प्रैक्टिस कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझको ज़रूर से चाहिए, सबसे चाहिए। ठीक है, तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।